Good morning, students. I'm Abdullash Raspal from Rose Public School, Suliali. So today we are going to get started with the chapter, the Constitution of India. So in the previous session, we had studied about the key features of Constitution. So in this session, we are going to focus upon understanding the contents related to the fundamental rights. Now, first of all, you must know that what is fundamental rights. In Hindi, we call them Maulik Adhikar. When we use the word fundamental, the word itself describes its meaning that it has a concern to the basics. ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स एक वो व्यवस्था है जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्ट भी की जाती है और ये वो मौलिक अधिकार जो हैं वो देश में रहने वाले नागरिकों के लिए उनकी डेवलपमेंट और उनका एक सामरिक विकास, वो एक ऐसा विकास जो कि राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक कलेक्टिव एफर्ट्स को जनरेट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नागरिक होने के कर्तव्य और उनके जो एफर्ट्स हैं उनको प्रॉपरली एक सही डायरेक्शंस में गाइड करने की उनको प्रेरित करता है। तो इसलिए इनको हम ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे आर वेरी मच यू कैन बी से दैट बेनिफिशियल इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो एक डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को एक बहुत पॉजिटिव स्पिरिट से बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि देश में रहने वाले नागरिकों को उन्हें मौलिक अधिकारों से अवगत करवाया जाए, उन्हें मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रदान किए जाएं। तो ऐसी व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही देखने को मिलती है। आज हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द one by one try to understand what about the different fundamental rights that has been assigned to us by the constitution. आज हम अलग अलग उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें हमें संविधान ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें उनकी समझ होनी ज़रूरी है और उनका जो एक एसेंस है, उसका जो एक बेसिक रीज़न है वो अधिकार हमें प्रदान करने का, हमें उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए और हमें उसको सही तरह से उसे प्रैक्टिस भी करना आना चाहिए और कितने लिमिटेशंस में ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी गेट अवेयर दैट व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, नाउ द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज दैट इज राइट टू इक्वालिटी। नाउ the fundamental right to equality, this has been granted to us by the Constitution as through the Article 14 to 18. Article 14 से 18 के बीच में संविधान के आर्टिकल 14 और 18 जो हैं, 14 से लेके 18 जो हैं आर्टिकल, वो हमें हमारे राइट टू इक्वालिटी की जो प्रावधान है उनके बारे में बताते हैं। इसके तहत हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित रखता है, चाहे वो माइनॉरिटी में है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी कास्ट से है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित रखता है, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आर्थिक रूप के भेदभाव से, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के उसको जो है समानता का अधिकार है। ठीक है, उसे हर अपॉर्चुनिटीज बिना किसी भेदभाव के भारत के में रहने वाला नागरिक जो है वो हर तरह की अपॉर्चुनिटीज जो भी देश में क्रिएट की जाती हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज का लाभ लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, सो दैट इज राइट टू इक्वालिटी। देन सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। द बेसिक प्रोविजंस, ठीक है, which has been assigned to us by the Constitution as per this right to freedom, that has been mentioned in Article 19 and to Article 22.
ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 जो है वो हमें डिस्क्राइब करता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो यानी कि हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपने विचारों को किसी भी मुद्दे पे हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हम अपने जो भी हमारी फीलिंग है किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई नीति हो, गवर्नमेंट का कोई डिसीजन है, या कोई भी आर्टिकल है, या कोई भी ऐसी प्रोविजंस, कोई भी ऐसी स्थिति देश में उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो सामाजिक आधार में हो, राजनीतिक आधार पे हो, किसी भी आधार पे हो, तो हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। ठीक है, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने विचारों के, ठीक है, हम अपने विचारों को, हम अपने थॉट्स को, अगर हमारे थॉट्स जो हैं वो एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर सेक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं पहुंचाते हैं, उनसे कोई उनका नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में this article has also provided us with a provision कि we can also try to attract the government's attentions towards that particular problem. Why organizing a peaceful processions? हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से रैलीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम लोगों की सभा इकट्ठी करके अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं कि मेमोरेंडम देकर हम अपनी मांग या अपने विचारों को, अपने रोष या अपने विरोध को प्रकट कर सकते हैं। बट दैट शुड बी इन अ पीसफुल वे, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार में ये चीज आती है। सो देन द थर्ड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तीसरा हमें जो मौलिक अधिकार है वो है हमें ये पूरा अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 जो डिस्क्राइब करता है वो यही डिस्क्राइब करता है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार यहाँ पर अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से धार्मिक भावनाओं को, ताकि धार्मिक भावनाओं को लेकर कोई भी किसी भी तरह का सामाजिक वर्गीकरण ना उत्पन्न हो सके। कम्युनल जो एक क्या बोलते हैं उसको, सांप्रदायिक, एक मतलब दंगे वाला, या मतलब एक सोशल डाइवर्सिटीज जो हैं, ठीक है, वो इस तरह से बहुत ओवरलैप ना हो सके। ठीक है, उनमें ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, तो उनमें मतलब एक सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे। ठीक है, बिना किसी एक दूसरे के इंटरफेयर के हर कोई जो है वो अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार, किसी भी धर्म की विचारधारा के अनुसार अपने विचारों को प्रकट करने की, अपनी पूजा अर्चना करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और ऐसा आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कहा गया है। इसके तहत कुछ आर्टिकल 25, 26 और 25, 26, 27, 28 इन 4 आर्टिकल्स में ये बातें कही गई हैं, जिसमें ये सारा कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 ये डिफाइन करता है। आर्टिकल 26 कहता है कि हर व्यक्ति को जो है वो अपने धर्म से संबंधित, ठीक है, उसे अपनी इंस्टीट्यूशंस बनानी है, कोई भी एसोसिएशंस फॉर्म करनी है तो वो भी कर सकता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि धर्म के आधार पर जो भी चैरिटीज दी जाती हैं, जो भी दान वगैरह दिया जाता है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 27 ये कहता है कि धर्म के अनुसार किसी भी धर्म की जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर नहीं दी जाएंगी। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स अलाउड नहीं की जाएंगी। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम। इसीलिए हमारा देश जो है उसको सेकुलर स्टेट कहा जाता है। वी डू नॉट हैव एनी नेशनल रिलीजन। प्लीज इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना, मैं सेपरेटली इसको डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक है,
तो क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक भी है आपका, तो मैंने अभी आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया. गॉट इट? सो नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अब यदि आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यह अधिकार दिया जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार. अब शोषण किसका हो सकता है? शोषण में यहाँ पर शोषण का मतलब है एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, every citizen, the constitution states that every citizen has a right to acquire a minimum or basic facilities related to education or related to health. The constitution supports these things. So as regarding to this fact, if there would be any sort of violation or any sort of negligences that is to be found out, the government has to supposed to create an effort to block all that sort of possibilities. ठीक है, जैसे इसमें अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक हाई बड़ी क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ मैं आपको कि जैसे सपोज करो वो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, बैगिंग करते हुए, भीख मांगते हुए. ठीक है, सड़कों में आप बड़े बड़े सिटीज में देख लें. सो दैट इज अगेंस्ट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल होता है. वैसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए. ठीक है, तो बैगिंग जो है वो ये एक इस क्रिमिनल प्रोसीजर्स में आती है. ठीक है, तो दूसरी बात, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है कि ऐसे फॉर्मुलेशंस बनाई जाएं, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि बैगिंग जैसी जो कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट ना हो. ठीक है, तो बैगिंग आ गया. दूसरी आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को जो गरीब घर के होते हैं, खासकर बच्चियाँ, ठीक है, छोटी लड़कियाँ, ठीक है, जो 10 साल की, 8-10 साल की, 9 साल की, उन्हें जो है दूर दराज के एरिया से बेचा जाता है. ठीक है, उनको फ्लैश ट्रेड, ठीक है, एक में उनको इन्वॉल्व किया जाता है. उन्हें खरीद कर उन्हें व्यापार के तौर पे उनको एज अ स्लेव उन्हें यूज़ किया जाता है. तो दैट इज़ आल्सो अगेंस्ट द लॉ, और ये एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट का हिस्सा नहीं एक्सेप्ट किया जाता है इस चीज़ को. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग, और इसके अलावा 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी दुकान में, किसी भी कारोबार करने वाली जगह में, कोई जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पे काम करता है, ठीक है, दिहाड़ी लगा रहा है, तो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो वो यानी कि शोषण है, उसे हम शोषण मानेंगे. ठीक है, तो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट को कि वो ऐसी स्थिति बनाए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करे, इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, ऐसे रूल्स बनाए ताकि ये सारी जो कंडीशंस हैं ये कम हो. अगर हम पहले के मुकाबले में देखें तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने अंकुश लगाया हुआ है. अभी भी हैं, लेकिन पहले से काफ़ी इन चीज़ों में जो है काफ़ी बदलाव आ चुका है. ठीक है, तो दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. देन नेक्स्ट इज पांचवा अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें यह है हर व्यक्ति जो है वो अपनी समाज से बहुत जुड़ाव रखा होता है. उसे अपने कल्चर, वो जिस कास्ट को बिलोंग करता है, जिस रिलीजन को बिलोंग करता है, जिस एरिया में रहता है, ठीक है, तो वो उसकी एक अटैचमेंट, उसकी आइडेंटिटी जो है दैट इज क्वाइट एसोसिएट्स टू दैट पर्टिकुलर कल्चर. तो हर व्यक्ति को अपने कल्चर पे बहुत गर्व होता है. जैसे सपोज करो अगर हम लोग पंजाब में रहते हैं, ठीक है, जहाँ हिमाचल में रहते हैं, तो अगर हम कहीं भी जाएंगे तो वी गोट एन रिकॉग्नाइजेशन दैट यू आर हिमाचली और यू आर ए पंजाबी, इजंट इट. तो हम वहाँ पे कोई भी त्योहार मनाएंगे, हमारा खान पान जो होगा, हमारा जो एक फोक जो अटैचमेंट होगी वो हमारी जो है उसी चीज़ से होगी जो जहाँ से हम संबंध रखते हैं. ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी से जो एसोसिएट चीज़ें हैं, उसका कल्चर,
उसका एजुकेशन, वो उसको लेकर वो किसी भी तरह का प्रावधान उसको दिया जाता है कि वो किसी भी तरह से उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, कहीं भी अपनी परंपराओं, अपने जो लोक मान्यताएं हैं उनको जो है वो किसी भी कोने में, ऐसा नहीं है कि पंजाब में रहने वाला पंजाबी जो है वो सिर्फ पंजाब में रह के सिर्फ क्या बोलते हैं पंजाबी फूड या पंजाबी डांस या पंजाबी जो कल्चरल है उसको सिर्फ यहीं पे इंजॉय कर सकता है, वो कहीं और जाएगा तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं केरला जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे बीइंग ए पंजाबी मुझे वहाँ पे मलयालम ट्रेडिशन अपनाना पड़ेगा। नो, नॉट लाइक दैट। ठीक है, मैं चाहे देश के किसी भी कोने में रहूँ, मुझे अपने कल्चर के अकॉर्डिंग टू, अपनी परंपराओं के अकॉर्डिंग टू अपना अपने आप को सस्टेन करने का पूरा पूरा अधिकार है, लाइफस्टाइल को। ओके, सो दिस प्रोविजन हैज बीन गिवन as through the article 29 and article 30. Then come to the last fundamental right, that is right to constitutional remedy. Remedy का मतलब होता है उपचार, बड़े एक सिंपल भाषा का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब संवैधानिक उपचार। कि अब हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें अधिकार दे दिए, ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑल दिस फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, पार्ट 3 में। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अब 5 मौलिक अधिकार जो हैं वो तो हमें अलग अलग उन दायरा क्षेत्रों की तरफ बारे में हमें पूरी स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे बेसिक, जो हमारी अलग अलग जो हमारी अपॉर्चुनिटी, जो हमें हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल और किसी भी दायरे के लिए ले लो। तो लेकिन इन केस अगर हमारे ये 5 अधिकार किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी के द्वारा वायलेट किए जाते हैं, अगर उनका हनन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक नागरिक होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है हर एक नागरिक को, सिटीजन को, कि यदि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, हनन किया जाता है, तो वो ऐसी स्थिति में उसे किसी भी लोअर कोर्ट में अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो प्रोविजन सर्कल है जस्टिस का वो इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्रोच द लोअर कोर्ट्स and then afterwards you are supposed to be move ahead if you will not get satisfied. But in the case of fundamental rights, if you are meeting with any that kind of situation where you have felt that your fundamental rights are violated by the institution, by any government institution or any government authority body, in that case you can directly approach to the सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस सुप्रीम कोर्ट ने आप कुछ प्रोविजंस दिए हैं, स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, जिन्हें हम रिट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब हम अपनी कंप्लेंट दायर करते हैं, तो दे कुड इजीली एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ complaint is this. ठीक है, so there are some different writs. I would name them. The first one is habeas corpus. These are the types of writs. By writs means to say that the type of complaints. ठीक है, so habeas corpus, certiorari, quo warranto, mandamus. ठीक है, all these are the different types of writs. ठीक है, these are the writs that are basically used for the purpose of filing a case against the violation of fundamental rights. इनमें ये जो first 3 हैं, these are basically these words are taken from the Latin language. ठीक है, Latin language से लिए गए हैं ये words, और इनका मतलब ये है कि you are supposed to be informed, means
कि यदि आप एक भारत के नागरिक हैं, अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, तो अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास ये अधिकार है उस चीज के बारे में बताने का। ठीक है, तो ये रिट्स इस तरह से, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स: हैबियस कॉर्पस, क्राइटेरिया, क्यू वारंटो, मैंडामस एंड प्रोहिबिशंस। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। इनके बारे में कल को अगर आप, जब आप +2 के बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल, जब आप लीगल सर्विसेज की तरफ जाएंगे, लीगल डिग्री के लिए अप्रोच करेंगे, देन यू वुड कम्स टू गेट टू नो अबाउट दीज reads in detail. So far you only have to keep this in your mind, that there are 5 reads that are basically being provided to us by the constitutional remedies as per the provisions that is assigned by the constitution as to the constitutional remedies. Got it? Okay. Now, besides these fundamental rights, there are some other rights too that we could not be attached to the fundamental rights. क्योंकि देखो, लाइफ की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके दायरे बहुत वेरिड होते हैं, तो इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट टू completely intersect all the things that are correlated to the upliftment, है ना। तो ये हर चीज़ को बहुत स्पेसिफाइड करके कौन से किस दायरे में डालना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानव अधिकार के रूप में आती हैं। ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, लेकिन इनके अलावा भी देयर आर सम वेरी स्पेसिफिक थिंग्स दैट आर आल्सो वेरी रिक्वायरेबल, एंड दैट इज टू बी रिक्वायरेबल इन एवरी नेशन, एवरी कंट्री। तो इसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाता है। हमारे देश में ह्यूमन राइट कमीशन जो था, दैट इज़ टू बी फॉर्म्ड इन द ईयर 1993। 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया में फॉर्म्ड हुआ था। जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसका देखना, उसका ये मुख्य फंक्शन ये होता है कि वो देश की जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ होती हैं, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर नज़र रखते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखते हैं, गवर्नमेंट की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर नज़र रखते हैं कि कहीं किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार इन सम पार्ट्स बड़ा हैपन्स कि कई बार जब हमें कोई कार्य दिया जाता है तो हम वो काम करने के लिए कई बार हम उसको एक अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करने के चक्कर में कई बार हम किसी दूसरे की जो उसकी भावनाएं हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, और हम लोगों को अपने काम से मतलब था। तो हो सकता है कि कहीं कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इस तरह से काम ना करे। तो अगर ऐसी स्थिति में जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो होते हैं, दे आर द फुल अथॉरिटी टू हाईलाइट द इश्यूज। तो ह्यूमन राइट कमीशन में जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, बिसाइड्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देयर इज अ मेंबर ऑफ फॉर्मर जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट के जो फॉर्मर जस्टिस होंगे वो भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड टू वर्क as according to the what you can say, as according to the government body। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के और उनके दायरे में ही उनके दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग टू ही काम करते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है, दे वर कॉम्प्लीमेंट टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब उन्हें वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्कुल टच में रहते हुए वो इन सारी वेरियस इंस्टीट्यूशंस और इन सब गवर्नमेंट बॉडी के जो वे ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट देखते हैं कि उनका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। कहीं किसी के अधिकारों को, जो अपलिफ्टमेंट किसी भी व्यक्ति की एक पीसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, जो अधिकार कहीं वो उनसे छीने तो नहीं जा रहे हैं। तो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स गॉट टू बी चेक्ड बाय द ह्यूमन राइट कमीशंस। ठीक है, तो इनमें कुछ जो फील्ड्स हैं where the Human Rights Commission got to be scorching, ठीक है, they used to be searching out, scrutinizing the situations, the conditions,
ठीक है, एंड preparing their reports on the basis, ठीक है, वो होती है राइट टू वर्क, कि किसी भी एरिया में काम करने की कंडीशंस क्या है, राइट टू वर्क, ठीक है, उसके ऊपर उसको हाईलाइट करना, किसी भी राइट टू वर्क, देन राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, कि क्या वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो सेफ हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज में, ठीक है, वो इन सब चीज़ों के कैसे प्रावधान, कैसे प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या कानून के सामने सभी के साथ न्याय व्यवस्था जो है वो समानता के आधार पे की जा रही है। उसके बाद राइट टू सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस टू हेल्थ। सोशल सिक्योरिटी में यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि द मेजोरिटीज आर बेसिकली गोइंग टू बी ओवर पावर्ड, minorities are sorry ought to be overpowered by the majority sections of the community। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो मेजोरिटीज के द्वारा ओवर पावर्ड के हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस के ऊपर जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो नज़र रखता है। अगर दे स्टार्ट टू फाइंड कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है, इन दैट केस दे टुक देयर एक्शंस, ठीक है, दे हाईलाइट द इश्यूज, ठीक है, और उसके बाद वो गवर्नमेंट बॉडी तक भी इस चीज़ के पहुंचाते हैं और उसके एक बिल्कुल जुडिशली उस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन राइट्स कमीशन इज गॉट टू बी वर्कड। नाउ बिसाइड्स दैट देयर इज, हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने ह्यूमन राइट कमीशंस के बारे में भी पढ़ लिया, और मैंने आपको सेकुलरिज्म के बारे में भी बता दिया, ठीक है ना, कि इज दैट क्लियर, ठीक है, कि सेकुलरिज्म 25 टू आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में हमारे देश में सेकुलरिज्म मीन्स हमारा कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है, हमारे देश में हर धर्म को एक इक्वालिटी का दर्जा दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है, ठीक है। सो ऑल दैट। अब आता है एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज। हमें संविधान ने अधिकार दिए, लेकिन संविधान ने हमसे भी कुछ मांग रखी है कि हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, और वो मौलिक कर्तव्य क्या हैं? ये जो प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज का, दिस हैज बीन इंक्लूडेड in the amendment of 42nd amendment, ठीक है, 42nd amendment, ये याद रखना, 42nd amendment में फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई, और ये हुआ था 1976 को। इन द ईयर 1976 as through the 42nd amendment the fundamental duties are included in the constitution। इसमें क्या था कि भारत के जो देश के जो नागरिक हैं उनसे भी कुछ चीज़ों को एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद रखी जाती है। वो क्या उम्मीद है? एक, वो राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज का सम्मान करें, प्रॉपर सम्मान करें, ठीक है। जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसका कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं। उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो किसी भी तरीके से उसे हम स्वतंत्रता के अधिकार में इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस चीज़ को। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर आपको राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ऐसी स्थिति 1976 से पहले कुछ ऐसे आंदोलन चलाए गए थे, बहुत सारे आंदोलन में उस समय जो है लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत डिस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। तो उसके बाद उस समय के जो थिंकिंग बॉडी थी, जो सरकार के जो नेता थे या जो भी इंटेलेक्चुअल थे उस समय के, उन सभी ने मिलकर इस चीज़ को इम्पोर्टेंट, इस चीज़ की नीड को समझा था कि देश में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को लोग गलत ढंग से यूटिलाइज कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान भी रखा, जिसके दायरे में क्या हुआ कि उनकी जो फंडामेंटल राइट्स के जो अधिकार हैं
वो अब मतलब लिमिटाइज्ड कर दिए गए कि फ्रीडम का मतलब ये है कि आप अपने पीस, आप अपने अपलिफ्टमेंट, अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड ड्यूटीज़ में जो है मौलिक कर्तव्य का मतलब यह है कि गवर्नमेंट हमसे ये एक्सपेक्ट करती है, संविधान हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। हम जो देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनका पूरा सम्मान करें, राष्ट्रीय तिरंगा का सम्मान करें, ठीक है। जो भी हमें अधिकार हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, जहाँ हमें अपने धर्म को राइट टू फ्रीडम और फॉर रिलीजन जो मिली है, इन सब चीज़ों का हम जो है गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। अगर हम इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है वो हमारे लिए वो वायलेशन माना जाएगा और उसके खिलाफ हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए कि हाँ, नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य देश के प्रति बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करिए, ठीक है, अपनी बुक पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, मैं वेडनेसडे को आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।